हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जवाल। चैप्टर चल रहा है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि वैसे तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस एंड मॉर्गन को कहा जाता है। सर्टेन बवेरी दी थी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थॉमस एंड मॉर्गन ने ही दिया था। और इन्होंने स्टडी किया था फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर पर। अक्सर जब फल बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, जैसे कि बनाना बहुत ज़्यादा पक जाता है, मैंगो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, तो उनके ऊपर एक छोटा सा कीड़ा उड़ता हुआ दिखता है। अक्सर अंगूर आपने देखे होंगे ठेले के ऊपर ख़राब हो गए तो उसका छोटे छोटे कीड़े उड़ते रहते हैं, वही है फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर। मॉर्गन ने उनके ऊपर डायहाइब्रिड क्रॉस कराए और उसमें उसने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, जैसे कि उन्होंने लिंकेज के बारे में बताया, रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया। लिंकेज से मतलब ये होता है कि कुछ जीन्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अगली जनरेशन एक साथ ही इनहेरिट करते हैं। ये बात ज़्यादा अच्छी है तब समझ में आएगी, जैसे कि आपने डायहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल वाले केस में पढ़े थे पी प्लांट पर, तो आपने सुना था जब राउंड येलो सीड्स को रिंकल्ड ग्रीन सीड्स से क्रॉस कराया जाता है तो F2 जनरेशन में आपको 4 तरह के प्लांट मिलते हैं, द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। और वहाँ पर एक लॉ आया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील सेग्रीगेट कर जाते हैं और कोई भी एलील किसी भी दूसरे एलील के साथ मिल जाता है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि राउंड वाला येलो ही होगा, रिंकल्ड वाला ग्रीन ही होगा। इसकी वजह ये थी कि वो जो जीन्स थे, वो एलील्स थे, वो लिंक नहीं थे। तो फिर वहाँ पर ये बात भी हमारी थी कि अगर एलील लिंक्ड होते तो क्या होता, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होता और आपको F2 जनरेशन 9:3:3:1 रेशियो नहीं मिलता। ऑफ कोर्स अगर जीन्स लिंक्ड होंगे तो फिर नए कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से आपको पेरेंटल टाइप्स ही ज़्यादा मिलेंगे। ये बात भी मॉर्गन ने बताई थी कि अगर जीन्स लिंक्ड होते हैं तो पेरेंटल टाइप ज़्यादा मिलते हैं और नए कॉम्बिनेशन हमें कम मिलते हैं। और यहाँ पर लफ्ज़ जब लिंकेज दिया था, ये टर्म लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों मॉर्गन के दिए हुए, मॉर्गन के फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिन्होंने ड्रोसोफिला पर रिसर्च किया था। मॉर्गन ने जब लफ्ज़ लिंकेज दिया था तो उसको बताने का मतलब ही ये था कि वो इस टर्म के जरिए बताना चाहता है द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, कि जीन क्रोमोसोम पर कितने करीब करीब मौजूद हैं, उसको समझाने के लिए उसने लफ्ज़ दिया था लिंकेज। और जो पेरेंट्स के अलावा नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, उसके लिए उसने टर्म दिया था रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज हो जाता है सेगमेंट क्रोमोसोम का, उसकी वजह से नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, ऑफ कोर्स मियोसिस के दौरान। तो वो जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको हम बोला जाता है, उन ऑर्गेनिल्स को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट्स, और उस फिनोमेना को बोला जाएगा रिकॉम्बिनेशन, यानी द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि टर्म लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन ने दी है, थ्योरी ऑफ लिंकेज भी मॉर्गन ने दी है, और मॉर्गन ने सेक्स थ्योरी ऑफ लिंकेज या सेक्स इनहेरिटेंस के बारे में बताया, जिसमें कि उसने आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला पर रिसर्च किया था। मॉर्गन ने स्टडी किया आई कलर के ऊपर ड्रोसोफिला, और उसने 2-3 बातें बताई इंपॉर्टेंट, कि जब वो स्टडी कर रहा था व्हाइट आई और येलो बॉडी वाली फीमेल को जब उसने क्रॉस कराया रेड आई और ब्राउन बॉडी वाली मेल्स के साथ, तो उसने देखा कि F2 जनरेशन के अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस काफ़ी ज़्यादा मिले, रिकॉम्बिनेंट्स काफ़ी कम मिले, केवल 1.3%। हम अभी आगे क्रॉस में देख लेंगे। तो अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स केवल 1.3% मिलते हैं, यानी नए कॉम्बिनेशन जो मिले जिनमें दोनों वाले कैरेक्टर मिक्स हो गए थे वो केवल 1.3% थे। इससे ये बात समझ में आती है कि व्हाइट आई और येलो बॉडी वाला जीन टाइटली लिंक्ड है। और मॉर्गन ने यही बात बताई थी कि अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड होते हैं तो रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम मिलती है, रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम मिलती है और केवल 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं। कैसे निकाली जाती है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी? जितने रिकॉम्बिनेंट्स बने अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो मॉर्गन की जो रिसर्च थी उसमें आंसर आपको परसेंटेज में मिलेंगे, जबकि मेंडल वाली रिसर्च में रेशियो में थे 9:3:1। तो रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड होंगे। कितनी होगी? केवल 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स ही बनेगी। और दूसरा उसने क्रॉस देखा था कि इसमें उसने वाइट आई और मिनिएचर विंग लिया था। उसने ऐसी इंसेक्ट ली थी फीमेल जिसकी वाइट आई हो, मिनिएचर विंग हो, छोटे छोटे से विंग हो, उसको उसने क्रॉस कराया था रेड आई और नॉर्मल विंग मेल के साथ। तो F2 जनरेशन उसने देखा था कि रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी 37.2% थी, पिछले वाले केस में 1.3% थी, 37.2% थी। तो उससे उसने ये बताया रिजल्ट कि इसका मतलब जो है ये जीन लूजली लिंक्ड है। तो यहाँ इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि मॉर्गन ने टर्म कॉइन की थी लिंकेज, मॉर्गन ने टर्म कॉइन की थी रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन ने बताया लिंकेज का मतलब ये होता है कि जीन्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि अगली जनरेशन एक साथ इनहेरिट करते हैं, यानी बात चली डायहाइब्रिड क्रॉस की। नॉर्मल जब आप मेंडल के केस में डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट बताया था कि जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, लेकिन अगर लिंकेज होगा तो क्यों जीन्स लिंक्ड हैं, पास पास मौजूद हैं, इसलिए वो अगली जनरेशन में उनकी पास पास रहने की टेंडेंसी रहती है, इसी के लिए उसने टर्म दिया था लिंकेज। उसमें फिर 2 बातें हैं, जीन्स हो सकता है बहुत टाइटली लिंक्ड हो सकता है लूजली लिंक्ड हो।
अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड होंगे तो फिर रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट आई और येलो बॉडी वाले जीन बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर और रिकॉम्बिनेंट्स केवल 1.3% बनते हैं। दूसरा उसने एग्जाम्पल लिया था व्हाइट आई और मिनिएचर विंग वाले जीन। ड्रोसोफिला के अंदर व्हाइट आई और मिनिएचर विंग वाले जीन लूजली लिंक्ड होते हैं और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब की बार रिकॉम्बिनेंट थोड़े ज़्यादा मिलते हैं 37.2%। तो कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि अगर टाइटली लिंक्ड जीन्स होते हैं तो रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, आप बोलें काफ़ी कम मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछेगा नाम से व्हाइट आई येलो बॉडी वाले जीन टाइटली लिंक्ड होते हैं तो मॉर्गन को रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी मिली थी, आप बोलेंगे केवल 1.3%। आपसे कॉम्पिटिशन में अगर सवाल पूछा जाता है कि व्हाइट आई और मिनिएचर विंग वाले जीन लूजली लिंक थे तो रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी मिली थी, आप बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा मिलती है 37.2%। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी आ रही थी मतलब कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स बने, कैसे निकाला होगा उसने, देखो टोटल इंसेट कितने हैं उसमें रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ऊपर लिख दिए, टोटल नंबर ऑफ इंसेट नीचे लिख दिए इनटू 100, इस तरीके से निकल जाती। इन्हीं का मॉर्गन का एक स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टूडेवेंट और उसने क्या किया कि जो रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसी को उसने मान लिया कि इन दोनों जीन्स के बीच में सपोज डिस्टेंस इतना ही है। जिस तरीके से कभी किसी ज़माने में माना गया होगा कि 1 मीटर इतना डिस्टेंस मानना है, 1 लीटर इतना लिक्विड मानना है, 1 किलो का मतलब इतना मास रहेगा, उसी तरीके से अल्फ्रेड स्टूडेवेंट ने मान लिया कि उसके गुरु जब मॉर्गन ने जो रिसर्च की है ड्रोसोफिला पर, उसने जब व्हाइट आई येलो बॉडी वाले जीन को क्रॉस कराया तो रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी आई 1.3%। तो उसने मान लिया कि इन दोनों जीन के बीच में व्हाइट आई येलो बॉडी वाले जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा ही है, केवल 1.3%। व्हाइट आई और मिनिएचरिंग वाले जीन में रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी 37.2% आई थी तो उसने मान लिया इनके बीच में जो डिस्टेंस 37.2। कॉम्पिटिशन में ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा गया है कि मॉर्गन की रिसर्च में जो रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसी को जीन्स के बीच का डिस्टेंस मान लिया था किसने, अल्फ्रेड स्टूडेवेंट ने, यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को ही मान लिया गया डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। और इसी की बेसिस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान इस बात को फाइनल किया गया कि ह्यूमन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। समझ में आती है एक बात। मैं एक बार हल्का सा आपको क्रॉस भी दिखा देता हूँ जो एनसीईआरटी में दिखाया गया, फिर हम एनसीईआरटी की लाइन से इसे पढ़ेंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर ये 2 क्रॉस दिखाए हैं, थोड़ा सा मैं इसको पूरा ही एक साथ आ जाए उस हिसाब से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि 2 क्रॉस लिए इन्होंने, एक ये व्हाइट आई और येलो बॉडी वाली फीमेल, उसको वाइल्ड टाइप से क्रॉस कराया, मतलब ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि दूसरा पेरेंट इन्होंने कैसा लिया था। व्हाइट और येलो बॉडी, इसके बीच में डिस्टेंस देखिए उन्होंने थोड़ा पास पास ही दिखाया। दूसरा व्हाइट और मिनिएचर विंग, इनको थोड़ा दूर दूर दिखाया, इसलिए पास और दूर दिखाया क्योंकि यही आंसर याद कराना चाह रहे हैं कि व्हाइट आई और येलो बॉडी वाले जीन टाइटली लिंक्ड है। इसको इन्होंने लिया फीमेल, दोनों क्रोमोसोम सेम दिखाएं, ये अलग अलग दिखाएं क्योंकि ड्रोसोफिला के अंदर भी XX और XY वाला पैटर्न होता है। तो व्हाइट आई येलो बॉडी वाली को उन्होंने लिया था फीमेल और दूसरा ड्रोसोफिला उन्होंने मेल। अब अगली जनरेशन दोनों टाइप के बच्चे पैदा हुए होंगे तो अब की बार सेक्स चेंज कर दिया, F1 हाइब्रिड में सेक्स चेंज कर दिया। जब उनको दोबारा से क्रॉस कराया तो इन्होंने देखा F2 जनरेशन के अंदर इनको रिकॉम्बिनेंट्स मिले केवल 1.3%। यही सवाल पूछा जाएगा कि व्हाइट आई येलो बॉडी वाले जीन के केस में रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, 1.3%। 100 में से आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पेरेंटल टाइप्स कितने, 98.7%। तो इसका मतलब व्हाइट आई और येलो बॉडी वाले जीन टाइटली लिंक्ड है। व्हाइट आई और येलो बॉडी वाले जीन्स जो हैं वो टाइटली लिंक्ड हैं। टाइटली लिंक्ड भी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि वो क्लोजली लिंक्ड, क्लोजली लिंक्ड है। और ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, केवल 1.3%। दूसरा है ये वाइट आई और मिनिएचर विंग, विंग छोटे छोटे हैं और आंखें सफ़ेद है। ये इन्होंने ली है फीमेल, फीमेल XX वाली, और ये दूसरा लिया है इन्होंने मेल। यहाँ पर भी एनसीईआरटी इंटरेस्टेड नहीं है कि मेल ड्रोसोफिला के अंदर क्या पैटर्न रहा था, इसी पर ये बात कर रहे हैं। अब के बारे में दिखाया कि वाइट आई और मिनिएचर विंग, इसके जीन ये कह रहे हैं लूजली लिंक्ड है क्योंकि आपकी बार रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी आपको 37.2% मिली। तो आप तो सीधे परसेंटेज याद कर लेंगे, 100 से माइनस कर देंगे तो 62.8 आपको पेरेंटल टाइप्स मिलेंगे। ये 2 बात समझ में आ गया। अब एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया। मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर रिसर्च किया था टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, और क्योंकि वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को स्टडी करना चाह रहा था। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉसेस कैरीड आउट बाय मेंडल इन पीस, और क्रॉसेस को बिल्कुल ऐसे ही किया गया था जैसे कि डायहाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट में किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी एंड वाइट आइड फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी,
और F1 जनरेशन के अंदर उनके क्रॉस को चेंज कर दिया, यानी कि येलो बॉडी वाइट आई वाला मेल लिया होगा और फिर ब्राउन बॉडी रेड आई वाली फीमेल ली होगी। ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, उसने देखा कि जीन्स जो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पी प्लांट के केस में हुआ था। और F2 रेशियो डेविएटेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9331, और इसीलिए F2 जनरेशन में उसे रेशियो 9331 नहीं मिला। 9331 रेशियो तभी मिलेगा जब जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब एप्लीकेबल होगा, और वो तभी होगा जबकि लिंकेज नहीं होगा। Expected when the two genes are independent. Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome. यहाँ से एक बात आपको और याद रखनी है कि जो आंखों के कलर वाला जीन है वो ड्रोसोफिला का X क्रोमोसोम पर मौजूद होता है। आगे इसके बारे में और बात होगी कि मॉर्गन और उसके जो कलीग्स थे वो ये बात जानते थे ड्रोसोफिला के अंदर ये वाले जो जीन्स हैं वो X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं। एंड सो क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन अ हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, और उसने ये देखा कि जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं इस बात से कि अगर जीन्स लिंक्ड होते हैं तो जाहिर सी बात है जो ओरिजिनल वाले कॉम्बिनेशन वही ज़्यादा आपको नजर आएंगे, यानी कि पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं काफ़ी देन द नॉन पेरेंटल टाइप, मतलब रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी और पेरेंटल टाइप आपको ज़्यादा मिलेंगे। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। और मॉर्गन ने ये बात ही बताई कि ये इस वजह से है क्योंकि जीन्स आपने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फिजिकली एसोसिएट हैं, और उसके लिए उसने टर्म दिया लिंकेज। तो यहाँ से कॉम्पिटिशन सवाल पूछा जा सकता है कि मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म लिंकेज फॉर describing the physical association of the two genes present on the same chromosome. Physical association of genes on a chromosome. And the term recombination, Mendel ने term coin किया recombination, वो जो नए टाइप के combination बनते हैं उनके लिए, to describe the generation of non-parental gene combinations. समझ में आ गई बात? तो to describe the physical association of genes present on the same chromosome, उसके लिए उसने term coin किया था linkage, and to define the generation of the non-parental gene combination, नए combination जो बने उसके लिए उसने term दिया था कि ये बन रहा है recombination की वजह से। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked. मॉर्गन और उसके कलीग्स ने ये भी बताया कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेंट्स काफ़ी कम बनते हैं। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है। वाइल द अदर वर लूजली लिंक्ड, और अगर जीन्स लूजली लिंक्ड भी होते हैं कुछ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेंट्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, हायर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वो जो हमने क्रॉस पे बात की थी कि वाइट आई येलो बॉडी वाले जीन टाइटली लिंक्ड है, रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी केवल 1.3% थी। फॉर द वाइट एंड द येलो जीन्स वर टाइटली लिंक्ड, वेरी टाइटली लिंक्ड, ऐसा इसलिए कि 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स ही मिलते हैं केवल। और वाइट आई और मिनिएचर विंग वाले जीन 37.2% रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, यानी कि ये लूजली लिंक्ड होते हैं। ठीक है ना। मॉर्गन का ही स्टूडेंट था एक एल्फ्रेड स्टूडिवेंट, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जो ये परसेंटेज आ रही थी रिकॉम्बिनेंट्स की उसी को फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बोला जा रहा है। कैसे निकाली जाती होगी फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, मैंने आपको बताया था कि जितने रिकॉम्बिनेंट्स बने अपन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। मैं लिख भी देता हूँ इसे एक बार कि कैसे निकालते होंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालने के लिए ये सिंपल बस ऐसे ही करते होंगे जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट्स में परसेंटेज अपनी पता करते हैं, वो जो रिकॉम्बिनेंट्स बने उसको ऊपर लिख देते होंगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, इस पर कॉम्पिटिशन में सवाल भी आते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, नीचे टोटल लिखते हैं ऊपर रिकॉम्बिनेंट्स, है ना, और इनटू 100। जैसा आप निकालते हैं, सपोज आपका टेस्ट हुआ, कुछ पर्टिकुलर मार्क्स आए आपके टोटल में, तो आपके जितने मार्क्स आए अपॉन टोटल इनटू 100, ऐसा आप निकालते हैं परसेंटेज। ऐसे रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज निकाली जाती है। बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को उसने मान लिया डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, और उसको उसने क्रोमोसोम पर दिखाया, जैसे कि वहाँ डायग्राम में दिखाया गया था। वाइट आई और येलो बॉडी वाले जीन को पास पास दिखाया था, वाइट आई मिनिएचरिंग वाले जीन को थोड़ा दूर दूर दिखाया था। टुडे जेनेटिक मैप्स are extensively used as a starting point in the sequencing of the whole genome, as was done in the case of humans genome sequencing project described later। तो आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सेकंड चैप्टर में इसमें मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें कि इसके बारे में बात होगी क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टारगेट और किस तरीके से जीन को सीक्वेंस किया गया, तो वहाँ पूरी डिटेल आएगी। ठीक है ना।
डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, इतना ही था इसके अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी, और कैसा लग रहा है आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और जल्दी ही अगले दिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।